नमस्कार प्यारे बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो पाठ हम पढ़ रहे हैं हिमालय की बेटियां, इसका सारांश और इससे कठिन शब्द और पाठ का जो मूल भाव है वो आपको बताया गया था। आज इस वीडियो में यानी कि इसके भाग 2 में हम चर्चा करेंगे पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों पर, और इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मूल्य आधारित प्रश्न, उन पर भी जो है थोड़ा सा विस्तार से बात की जाएगी। तो शुरू करते हैं, और आशा करता हूं बच्चों आपने पिछले वीडियो को ध्यान से देखा होगा, पाठ को पढ़ा होगा और समझने का जो है प्रयास किया होगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। नदियों को मां मानने की परंपरा काफी पुरानी है, यानी कि हमारे देश में नदियों को माता कहकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन लेखक उन्हें और किन रूपों में देखते हैं, यानी कि जो लेखक है, कौन है पाठ का लेखक? नागार्जुन। और ये केवल एक लेखक की बात नहीं कर रहा कि जितने भी लेखक हैं, जितने भी नदियों के ऊपर लेख लिखे गए हैं, उनमें अलग अलग रूपों में जो है नदियों को देखा गया है। तो ये वो रूप बताने हमने कि किन रूपों में देखा गया है। जैसा कि हमने कल बताया था कि अपना प्रेम प्रकट करने के लिए हमें किसी एक नाते की आवश्यकता नहीं, हम किसी भी रूप में जो है अपना प्यार उन नदियों के प्रति दर्शा सकते हैं। जैसे काका कालेलकर ने नदियों को माता कहा है, और कवि ने यानी कि ये जो हमारे लेखक हैं नागार्जुन, इन्होंने नदियों को बहन, बेटी और प्रेमिका के रूप में दिखाया है, क्योंकि इनका मानना है कि किसी भी रूप में प्रेम को प्रदर्शित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, जैसे हमारा एक दोस्त होता है, मित्र होता है, उसके साथ हमारा हालांकि कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं होता, किंतु फिर भी हमें वो प्रिय होता है। तो इसी प्रकार इस माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि प्रेम को जाहिर करने के लिए कोई एक नाम काफी नहीं है कि हमने माँ, बहन, बाप, बेटी इस तरह का कोई नाम दे दिया। किसी भी नाम से हम प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं, वो हमारे मन की भावनाएं होती हैं। तो यहां पर किन किन रूपों में प्रदर्शित किया? बहन के रूप में, बेटी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, मां के रूप में। तो इन रूपों में जो है नदियों को प्रदर्शित किया गया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आया, केवल यही बताना है कि और किन रूपों में देखते हैं कवि, लेखक, जितने भी लोग हैं नदियों के ऊपर लिखते हैं, किन रूपों में देख रहे हैं? बहन के रूप में, बेटी के रूप में, मां के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में, एक सहयोगी, एक साथी के रूप में, जीवन संगिनी के रूप में। तो इस प्रकार पहला प्रश्न हमारा पूर्ण होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियों के नाम हैं, आपको पता होगा, लेकिन अन्य नदियों से बच्चों ये थोड़े से अलग हैं। किस प्रकार अलग हैं? क्योंकि जैसे हमारी गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारी नदियां हैं, किंतु ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है महानदी है। महानदी यानी बहुत बड़ी नदी। जो बाकी नदियां हैं वो सारी इन्हीं नदियों में से होकर निकलती है, और ये हिमालय के जो ग्लेशियर हैं उनके बूंद बूंद पिघलकर नदी का रूप लेती है। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं? एक तो ये महानदियां हैं, इनका क्षेत्र अत्यंत विशाल है, और बाकी की जो सारी नदियां हैं वो इन्हीं नदियों में से होकर निकलती है। और इन नदियों का पानी इतना शीतल है क्योंकि ग्लेशियर पर बर्फ जमी होती है, और उस बर्फ की बूंद बूंद पिघलकर इन नदियों में आती है। तो इन नदियों का पानी बिल्कुल चांदी की तरह सफेद, चमकदार, दूर से ऐसा लगता है कि जैसे पानी तो है ही नहीं। जब पहाड़ों से नदियां गिरती हैं तो वो पानी नहीं, ऐसा लगता है जैसे चांदी बरस रही हो। तो प्यारे बच्चों,
ये इन नदियों की विशेषताएं हैं। बाकी नदियों से अलग क्यों है ये? क्योंकि इनको महानदी बताया है लेखक ने, ये अन्य नदियों से बड़ी होती हैं। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा? लोक माता, लोक माता का अर्थ क्या है? लोगों की माता, यानी कि सारे संसार की माता। तो नदियों को लोक माता क्यों कहा? अब माता क्या करती है बच्चे के लिए? माता बच्चे के लिए सब कुछ करती है, उसके प्राणों की रक्षा करती है, उसको खाना देती है, उसको जीवन देती है, उसका पोषण करती है। और यही विशेषता नदियों में देखी लेखक ने और उसको माता कह दिया, क्योंकि मनुष्य जाति का आधार जल है। जल के बिना तो जीवन संभव नहीं, और वो जल पहाड़ों से और हमारे मैदानी इलाकों तक कौन लाता है? नदियां। तो नदियां जो हैं मनुष्य के जीवन का आधार हैं, हमें जीवन दान देती हैं। और केवल मनुष्य ही नहीं बच्चों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और जल में रहने वाले लाखों जीवों का जीवन जो है नदियों पर ही आधारित है। इसलिए इनको लोक माता लेखक ने कहा है, क्योंकि ये लोगों की रक्षा करती है, उन्हें जीवन दान देती है। इस प्रकार अगला प्रश्न बच्चों हम देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न जो बीच में छूट गया था, इस पर भी कर लेते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनकी विशेषताएं जो हम अभी कुछ देर पहले भी बताई थी, फिर से उसको ध्यान में रखना है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र महानदियां हैं, छोटी नदी नहीं है, महानदी है। और ये हिमालय के जो हिमनद है, यानी कि जो बर्फ जमी हुई है, उसकी बूंद बूंद पिघल कर जो है इनका जल बहता है और वो चांदी की तरह सफेद होता है। तो एक प्रश्न हमारा इसमें से अंत में बाकी है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की? किन किन की? यानी कि वहां उसने कोई व्यक्ति, कोई जीव तो देखा ही नहीं, केवल दृश्य देखे। यानी कि इस किन किन के स्थान पर हम ले सकते हैं किन किन दृश्यों की। दृश्य मतलब नजारे, क्या क्या देखा। तो यहां पर हिमालय में लेखक ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, झरनों और विभिन्न नदियों इत्यादि को देखा, और वो दृश्य उसे बहुत खूबसूरत लगा, इसलिए उसने इनकी तारीफ की। और क्या देखा लेखक ने? लेखक ने देखा कि किस प्रकार पहाड़ों की जो बीच में घाटियां हैं, जो गहरी खाइयां हैं, वहां बहुत हरियाली थी। चीड़, कैल, देवदार, चिनार इत्यादि लंबे लंबे पेड़ जो हैं हरे भरे खूबसूरत लग रहे थे। यानी कि उसने हिमालय की सरसब्ज वादियों को देखा। सरसब्ज क्या होता है? हरा भरा। हरा भरा यानी लहलाता हुआ। उसने इन दृश्यों को देखा, नदियों को देखा, जंगलों को देखा, पहाड़ों को देखा, झरनों को देखा, हरी भरी घाटियों को देखा। और ये दृश्य देखकर लेखक के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? उसका मन आनंदित हो गया। और जब कोई व्यक्ति खुश होता है, किसी चीज से हम खुश होते हैं, तभी तो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो लेखक को ये चीजें अच्छी लगी, ये दृश्य उसको नज़ारे बहुत खूबसूरत लगे, इसलिए उसने इनकी प्रशंसा की। तो ये तो था बच्चों हमारे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न। अब कुछ मूल्य आधारित प्रश्न भी हैं जो पाठ में से ही निर्मित किए गए हैं, उन पर भी हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। आशा करता हूं आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, और ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी ये चीजें जो है अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखें बच्चों, मूल्य आधारित प्रश्न। पाठ के साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी दिए होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि वो और भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पाठ लिखने का उद्देश्य हमें उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से समझ में आता है।
तो हमारा यहां पहला प्रश्न है कि निबंध के आधार पर नदियों की विशेषताएं बताइए। नदियों की विशेषताएं लिखिए। अब देखिए, मैंने पूछा है विशेषताएं। विशेषताएं यानी गुण, गुण यानी लाभ। अब वैसे तो नदियां जब अपने विकराल रूप में आती हैं तो बहुत सा नुकसान भी कर देती हैं। जैसे बहुत ज्यादा बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ जाती है और वो अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं और मैदानी इलाकों में बाढ़ आ जाती है, लोग मारे जाते हैं। किंतु हम यहां बात करेंगे विशेषता। विशेषता यानी कोई खासियत, कोई खास बात। तो नदियों में ऐसी कौन सी खास बातें होती हैं जिनके कारण इन्हें कई कवियों ने लोक माता भी कहा है, इनकी तारीफ की है। तो क्या खास बात होती है? एक तो बिजली निर्माण, क्योंकि नदियों पर ही बड़े बड़े बांध बनाकर बिजली बनाई जाती है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी औद्योगिक क्रांति को जो है एक नया रूप मिला है। तो यानी कि नदियों की एक खास बात हो गई। नदियां अगर नहीं होती तो बिजली शायद नहीं बन पाती। आजकल तो बिजली के हम अल्टरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बिजली पानी से ही बनाई गई। और जीवन का आधार, अब सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि नदी किसी भी मनुष्य, पशु यानी कि धरती पर जो जीवन है वो पानी के साथ ही है। तो जीवन का आधार है। और जितने बड़े बड़े नगर हैं जैसे आगरा, मथुरा, पटना, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही बसे। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे जमीन उपजाऊ होती है, वहां पर खेती अच्छी होती है, इसलिए लोग जो है नदियों के किनारे बसे। यानी कि सिंचाई और खेती के काम में भी नदियों का जल उपयोग होता है। तो ये थी नदियों की विशेषताएं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न, निबंध का आशय अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि आशय, अभी हम इस शब्द पर थोड़ा सा और विस्तार में जाएंगे। निबंध का आशय अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए बच्चों, आशय, आशय यानी मतलब, अर्थात अर्थ या उद्देश्य। हमने यहां निबंध का उद्देश्य बताना है कि लेखक ने क्या सोचकर यह लिखा। बच्चों, जैसे हमारा कोई भी काम उद्देश्यहीन नहीं होता, उसी प्रकार किसी लेखक की भी कोई रचना उद्देश्यहीन नहीं होती। उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, कुछ ना कुछ मोटिव होता है। वो उद्देश्य क्या है? तो यहां निबंध का आशय यानी कि भाव जो आपको लगा कि लेखक ने यह सोचकर लिखा होगा, वो अपने शब्दों में हमें लिखना है। तो क्या मतलब है निबंध का? नदियों के प्रति प्रेम भाव जगाना। निबंध का क्या आशय हो सकता है? लेखक का ये लिखने के पीछे मकसद क्या है? वो आपको क्या बताना चाहता है? वो आपको यही बताना चाहता है कि जैसे लेखक नदियों से प्यार करता है, श्रद्धा का भाव रखता है, लोग उन्हें माता कहकर पूजते हैं, इसी प्रकार हमें भी नदियों के प्रति प्रेम का भाव जो है रखना चाहिए। हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण, संरक्षण माने क्या होता है बच्चों? बचाव। यानी कि नदियों को बचाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा हमें प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नदियों के जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जितनी हमें आवश्यकता हो प्रकृति से, उतना ही
लेना चाहिए, यानी कि प्रकृति के नैसर्गिक रूप को बनाए रखना चाहिए। जैसे हम अपने आप में बहुत ज्यादा परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता तरह तरह के परिवर्तन, उसी प्रकार प्रकृति भी अपने मौलिक रूप में रहना चाहती है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। नदियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उनके मौलिक रूप को बनाए रखें। तो ये था बच्चों आशय। आशय किसी भी चीज का यानी कि अर्थ, कोई भी रचना अर्थहीन नहीं होती, और जो रचना और जो जीवन अर्थहीन होगा वो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हमारे जीने का भी कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है हमारा, देखिए ये प्रश्न बच्चों आपको पुस्तक में शायद नहीं दिए गए होंगे, ये पुस्तक में से ही निकाले गए प्रश्न हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है, पाठ को समझने में आपकी और सहायता करेंगे। तीसरा प्रश्न हम बात कर रहे थे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आपने इन दोनों के नाम सुने होंगे, नदियों और नहरों में अंतर बताएं। नदी और नहर दोनों में बहुत फर्क होता है। पाठ के माध्यम से हमने पाठ में दोनों शब्दों को देखा कि नदियों पर बांध बनाकर नहरों का निर्माण करके भारत के विभिन्न भागों में जो है सिंचाई के लिए जल भेजा जाता है। तो इसका मतलब नदी और नहर दोनों अलग अलग हैं। क्या अंतर है, हम जरा अंतर यहां क्लियर कर लेते हैं। नदी और यहां ले लेते हैं नहरें। तो बच्चों जो नदी होती है वो प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक यानी इसको बनाया नहीं जाता, ये अपने आप अपना रास्ता बना लेती है, अपना रास्ता स्वयं बनाती है। नदी क्या करती है, अपना रास्ता स्वयं बनाती है। और नहर, नहर मतलब ये कच्ची होती है और नहर जो है पक्की, जो ईंटों की बनी हमारे साथ में से, हमारे आसपास गांव में से जो गुजरती हैं वो नहरें हैं, यानी कि मानव निर्मित, मानव निर्मित पक्की होती हैं, ईंटों से बनाई जाती हैं, मानव निर्मित होती हैं और ये प्राकृतिक होती हैं और अपना रास्ता खुद बनाती हैं। इनको मनुष्य अपने मन चाहे रास्ते से निकाल सकता है, जहां भी उसको जरूरत है पानी ले जाने की, वो इन नदियों में से और नहरें जो है बना देता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से बच्चों हम देखते हैं, मान लो ये बहुत बड़ी नदी जो है गुजर रही है, ये नदी जो गुजर रही है, हम इसमें से यहां बांध बनाकर पानी एक नदी से यहां निकाल दिया, एक नदी से पानी वहां निकाल दिया, एक नदी से पानी इधर निकाल दिया, तो ये भारत के चारों हिस्सों में जो है पानी भेजा जाता है। तो नहरें मानव निर्मित, पक्की, और एक और अंतर दोनों में जो होता है, इसका क्षेत्र व्यापक, व्यापक यानी बड़ा, और इसका क्षेत्र सीमित, सीमित यानी छोटा। इसका साइज छोटा होता है जबकि नदी जो है बहुत बड़ी होती है। कई जगह हमने देखा गंगा यमुना की चौड़ाई जो है सैकड़ों मीटर चौड़ी है, किंतु ये नहरें जो हम देखते हैं जो आदमी की बनाई हुई हैं वो ज्यादा चौड़ी नहीं होती। तो यहां क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र सीमित होता है। तो ये अंतर था नदी और नहरों में। एक प्रश्न और है बच्चों जिसके ऊपर हम अभी अब एक प्रश्न ये बनता है कि लेखक ने, देखिए लेखक ने नदियों का महत्व
बताने के लिए या समझाने के लिए मानवीय रिश्तों का सहारा क्यों लिया? मानवीय रिश्तों का सहारा क्यों लिया? अब देखिए, साधारण सा प्रश्न है कि लेखक ने नदियों का महत्व बताना था पाठ के जरिए और उसने मानवीय रिश्तों का सहारा लिया। मानवीय रिश्ते यानी मां, बेटी, प्रेमिका, तो इनका सहारा क्यों लिया? इसका एक कारण है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो अपने परिवार से लगाव ज्यादा रखता है। हमें किसी अजनबी या किसी अननोन चीज से इतना लगाव नहीं होता, किसी अपरिचित व्यक्ति से हमारा इतना मोह नहीं होता जितना अपने परिवार से होता है। अब मुझे शायद किसी साधारण मनुष्य की तुलना में अपने पिता अधिक प्रिय लगे, अपनी माता किसी औरत की तुलना में अधिक प्रिय लगे, अपनी पत्नी से मैं ज्यादा प्रेम करूं। तो यही सोचकर शायद लेखक ने कि आदमी का अपने परिवार से लगाव ज्यादा होता है, इसीलिए उनको इन रिश्तों के नाम दे दिए ताकि वो उन नदियों से भी प्यार करे। तो उद्देश्य क्या हुआ? मनुष्य के अंदर नदियों के प्रति प्रेम भावना जगाने के लिए उन्होंने इस रिश्ते का सहारा लिया। तो इस पाठ से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न थे बच्चों जिनको हमने यहां पर देखा, समझा और इनका पीडीएफ जो है लिखित में आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजा जाएगा। आशा करता हूं आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, नदियों के महत्व को समझने का प्रयास किया होगा, नदी और नहर में अंतर स्पष्ट हो गया होगा आपको और आप अपने विचार अपने मन से लिख सकने में सक्षम होंगे। इसी आशा के साथ कि आप इसको देखेंगे, बार बार दोहराएंगे और अपना गृह कार्य जो है पूर्ण करेंगे। यहाँ हमारा पाठ 2 हिमालय की बेटियाँ, इसका भाग 2 संपन्न होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।